नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीएलएड क्लासेस पे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के जितने सारे 2015 से लेकर 2022 तक जितने भी क्वेश्चन हैं अति लघु उत्तरीय उसको एक ही वीडियो में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शिक्षा को संविधान में समवर्ती सूची में रखने का क्या उद्देश्य है? उत्तर है, शिक्षा को समवर्ती सूची से रखने का उद्देश्य है कि शिक्षा से संबंधित निर्णय राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार दोनों आवश्यकतानुसार ले सके। यानी कि जो भी विषय समवर्ती सूची में रहता है उस पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों है जो कानून बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्कूल चलो अभियान कब प्रारंभ हुआ था? तो स्कूल चलो अभियान जुलाई 1996 में प्रारंभ हुआ था। अगला है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश कब हुआ? तो वो हुआ था 1600 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, कोलकाता मदरसा की स्थापना किसने की थी? तो ये हुआ था सन 1781 में वारेन हेस्टिंग ने की थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ब्रिज कोर्स से आप क्या समझते हैं या क्या आशय है? ठीक है, तो देखिए ब्रिज कोर्स से तात्पर्य ऐसा कोर्स जो शिक्षा से वंचित या ड्रॉप आउट बच्चों को या ऐसे बालकों को जो किसी वजह से शिक्षा से जुड़ नहीं पाए उन्हें शिक्षा से जुड़ने के लिए ब्रिज कोर्स कराया जाए। ठीक है, जो शिक्षा से वंचित बच्चे हैं या शिक्षा छोड़ चुके हैं बीच में उन सबको शिक्षा दिलाने के लिए ये कराया जाता है ब्रिज कोर्स। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक शिक्षा की प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए। तो प्राथमिक शिक्षा की जो प्रमुख समस्याएं हैं, पहला है प्राथमिक शिक्षा की महंगी होना, दूसरा है स्कूलों की अनुपलब्धता यानी स्कूलों की कमी, तीसरा है उद्देश्यों की अस्पष्टता, चौथा है दोषपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया, पांचवा है अप्रशिक्षित अध्यापक और छठा है अपव्यय एवं अवरोधन। चलिए अगला क्वेश्चन है, बीईपी क्या है? देखिए बीईपी हो गया शैक्षिक शिक्षा परियोजना, 5 अक्टूबर सन 1993 से प्रभावी है। इस परियोजना प्रदेश में बेसिक शिक्षा की सुव्यवस्था हेतु संचालित की गई। इस परियोजना के अंतर्गत बेसिक शिक्षा के सार्वजनिकरण पर मुख्य रूप से महत्व दिया गया। सार्वजनिकरण के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु विद्यालय में बच्चों के नामांकन एवं ठहराव में वृद्धि करना तथा उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, पी मोस्ट कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? एनसीईआरटी, ठीक है, नई दिल्ली द्वारा वर्ष 1986 में यह कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की मूल संतुतियों से अवगत कराना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था, यानी ये पी मोस्ट का काम था। अगला है कि बेसिक शिक्षा परियोजना के अंग कौन कौन से हैं? तो बेसिक शिक्षा परियोजना के अंग विद्यालय सुलभ कराना, नामांकन, उपलब्धि प्राप्त करना और चौथा है सतत शिक्षा। चलिए अगले क्वेश्चन पे, एनसीईआरटी का प्रमुख कार्य बताइए। तो सबसे पहला कार्य है अनुसंधान और नवाचार, आदर्श पाठ्यक्रम, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, चौथा है अध्यापक शिक्षा, विशेष शिक्षा और विस्तार सेवा विभाग, पांचवा है विज्ञान किट। अगला क्वेश्चन है, डीपीईपी का प्रारंभ किस योजना के आधार पर किया गया? संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 के अनुसरण में शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लिए विश्व बैंक इसमें सहायता करता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की उन्नति में मुख्य कठिनाई क्या है? तो सबसे पहला है सुविधाओं को सार्वभौमिकता का अभाव, नामांकन की सार्वभौमिकता का अभाव, शिक्षा के बीच में छोड़ने की सार्वभौमिकता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बाल अधिकारों की घोषणा कब और किसके द्वारा की गई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने बालकों के अधिकारों की घोषणा 20 नवंबर सन 1989 को की थी।
इस घोषणा का मूल्य उद्देश्य विश्व के समस्त बालकों हेतु मूलभूत मानवीय अधिकारों को सुनिश्चित करना था। अगला क्वेश्चन है पी मोस्ट कार्यक्रम का पूरा नाम लिखिए। यानी पी मोस्ट जो होता है अध्यापकों का विस्तृत अभिन्यास कार्यक्रम है, प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशन फॉर स्कूल टीचर्स। अगला क्वेश्चन है कि संपूर्ण साक्षरता का प्रेरक वाक्य क्या है। संपूर्ण साक्षरता का प्रेरक वाक्य है एक पढ़ाए एक। अगला क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 का अस्तित्व किस रिपोर्ट के आधार पर आया। तो 1986 की शिक्षा नीति जो 1993 में संशोधित हुई, एनसीएफ 2005 का अस्तित्व 1993 से 1986 की संशोधित शिक्षा नीति से अस्तित्व में आया था। अगला क्वेश्चन है शिक्षा के सार्वभौमिकरण से क्या आशय है। शिक्षा का सार्वभौमिकरण या लोकव्यापीकरण या सार्वभौमिकरण का शाब्दिक अर्थ है शिक्षा का किस निश्चित स्तर तक सभी लोगों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क रूप से उपलब्ध होना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है लॉर्ड मैकाले ने अपने विवरण पत्र में भारत में शिक्षा का क्या उद्देश्य बताया था। तो लॉर्ड मैकाले ने अपने विवरण में भारत में शिक्षा का उद्देश्य बताया अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से यूरोपीय आवश्यक सुविधाओं को सुलभ कराना। अगला है पोषाहार वितरण योजना में कितने कैलोरी ऊर्जा बालकों को देने की व्यवस्था है। तो मिड डे मील कार्यक्रम को एक केंद्रीय प्रवर्तित योजना के रूप में 15 अगस्त 1995 को पूरे देश में लागू किया गया था। 450 कैलोरी देने की व्यवस्था है। कितना है 450। इस योजना के तहत न्यूनतम 200 दिनों हेतु निम्न प्राथमिक स्तर के लिए प्रतिदिन न्यूनतम 300 कैलोरी ऊर्जा एवं 8 से 12 ग्राम प्रोटीन तथा उच्च प्राथमिक स्तर के लिए न्यूनतम 100 कैलोरी ऊर्जा और 20 ग्राम प्रोटीन देने का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है डीपीईपी जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम किस बैंक की वित्तीय सहायता से संचालित किया गया। तो ये था विश्व बैंक। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना का मुख्य उद्देश्य या उद्देश्य क्या है। तो इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाल श्रमिकों को पुनर्वास तथा बाल श्रम समस्या का पूर्ण रूप से उन्मूलन करना। अगला है स्वतंत्रता के समय भारत में साक्षरता कितने % थी। तो स्वतंत्रता के समय भारत की साक्षरता तो 14% थी, जो बढ़कर लगभग 74% हो गई है वर्तमान में। अगला क्वेश्चन है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत प्रत्येक विद्यालयों को दी जाने वाली किन्हीं 4 वस्तुओं के नाम लिखिए। पहला है शिक्षक उपकरण, पाठ्यक्रम शिक्षक संदर्शिका पाठ्यपुस्तक। दूसरा है शिक्षक कक्षा शिक्षण सामग्री, मानवीय ग्लोब चार्ट, खेल सामग्री व खिलौने और विज्ञान किट। अगला क्वेश्चन है पी मोस्ट क्या है। तो यह सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिन्यास कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की मूल संतुतियों से अवगत कराना है। अगला क्वेश्चन है एसओपीटी का पूरा नाम बताइए। एसओपीटी का पूरा नाम है प्राथमिक शिक्षकों का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था के विषय में क्या कहा गया है। संपूर्ण भारत में शैक्षिक संरचना एक समान होनी चाहिए। यह शैक्षिक संरचना 10+2+3 के आधार पर होनी चाहिए और इसे सभी राज्य अपने अपने यहाँ लागू कर दें। शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना पर आधारित होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है शिक्षा बिना बोझ के नामक शीर्षक किसकी रिपोर्ट में प्रस्तुत की गई, स्पष्ट कीजिए। तो ये था प्रोफेसर यशपाल समिति की रिपोर्ट में। यानी इनका गठन इसलिए किया गया था कि जो बच्चों के ऊपर शैक्षिक बोझ जो होते हैं उसको कम करने के लिए इस कमेटी को बनाया गया था। अगला है NCFTE 2009 क्या है। शिक्षक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2009 NCFTE 2009 शिक्षा सेवा हेतु एक नवीन दस्तावेज है। इसका मुख्य उद्देश्य योग्य पेशेवर और मानवीय मूल्यों से युक्त शिक्षकों को तैयार करना है। ठीक है,
चलिए अगले क्वेश्चन पे, शिक्षा में छनाई सिद्धांत से क्या आशा है? शिक्षा के क्षेत्र में निस्यंदन या छनाई से तात्पर्य समाज के उच्च वर्गों को दी जाने गई शिक्षा को कालांतर में निम्न वर्ग तक पहुंचाने से है। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन को शैक्षिक नीतियों में शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 बताइए। तो लॉर्ड कर्जन की शैक्षिक नीतियां, सन 1901 में लॉर्ड कर्जन से शिमला में एक गुप्त शिक्षा सम्मेलन बुलाया। इस सम्मेलन में प्रमुख उद्देश्य भारतीय शिक्षा को पुनर्गठन और सुधार करना था। इस सम्मेलन में 150 प्रस्ताव पारित किए गए जो शिक्षा नीति संबंधी सरकारी प्रस्ताव और कर्जन की शिक्षा नीति के आधार बने। इस नीति के अंतर्गत भारतीय विश्वविद्यालय आयोग को नियुक्त किया गया। इसके पश्चात तदुपरांत 11 मार्च 1904 को लॉर्ड कर्जन ने अपनी शिक्षा नीति को एक सरकारी प्रस्ताव के रूप में प्रकाशित किया। अगला क्वेश्चन है कि बाल अधिकार शिक्षा नियम के अंतर्गत क्या निजी ट्यूशन की छूट है या प्राप्त है? तो नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता मदरसा की स्थापना कब और किसने की थी? तो कलकत्ता मदरसा की स्थापना सन 1781 में प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने की थी। कई बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मिशन स्कूलों की 4 विशेषताएं लिखिए। मिशन स्कूलों में पाई जाने वाली विशेषताएं, पहला है शिक्षक या कक्षा शिक्षण प्रणाली प्रारंभ करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। आधुनिक शिक्षक विधियों का प्रयोग किया जाता है। प्राथमिक स्कूलों में शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाएं थी। इन स्कूलों में ईसाई धर्म की शिक्षा का अनिवार्य रूप से दी जाती थी, यानी कि इसमें ईसाई धर्म की जो शिक्षा है उसको भी दी जाती थी। अगला है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना किस शिक्षा आयोग की संस्तुति पर हुआ था? तो डाइट की स्थापना जो हुई थी वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा निर्धारित रणनीति के अंतर्गत अक्टूबर 1987 में प्रत्येक जिला स्तर पर जिला राज्य एवं प्रशिक्षण संस्थानों के स्थापना का कार्य प्रारंभ हुआ। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के अनुच्छेद 21A के भाग 3 के अंतर्गत मूल अधिकारों में क्या निहित है? अनुच्छेद 21A के भाग 3 के अंतर्गत मूल अधिकारों में निम्न बात निहित है। राज्य को 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करानी होगी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मैकाले के निस्यंदन सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? निस्यंदन सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था केवल उच्च वर्ग के व्यक्तियों के लिए की जाए, जहां से वह स्वतः धीरे धीरे छन कर निम्न वर्गों तक पहुंच जाएगी। छनाई से तात्पर्य किसी द्रव्य का छन छानकर नीचे जाना है। शिक्षा के क्षेत्र में निस्यंदन या छनाई से तात्पर्य समाज के उच्च वर्गों को दी गई शिक्षा का कालांतर में निम्न स्तर तक पहुंचने से है। यानी कि मैकाले का मानना था कि उच्च वर्गों को शिक्षा दी जाएगी तो धीरे धीरे जो निम्न वर्ग है उनके तक शिक्षा पहुंच जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक शिक्षा के संबंध में वुड डिस्पैच की प्रमुख संस्तुतियां क्या थी? प्रमुख संस्तुति है कि इस घोषणा पत्र द्वारा प्रथम बार यह अनुभव किया गया कि भारतीयों की शिक्षा का दायित्व सरकार पर है। शिक्षा में सनाई सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया गया और जन शिक्षा का प्रचार पर बल दिया गया। शिक्षा प्राप्ति के लिए निर्धन छात्रों की छात्रवृत्ति की सिफारिश भी की गई थी। अगला कि आरंभ में बेसिक शिक्षा परियोजना बीईपी के अंतर्गत किन जनपदों का चयन किया गया? तो यह योजना प्रारंभ में 10 जनपदों में चलाई गई। इलाहाबाद, इटावा, बांदा, सीतापुर, सहारनपुर, पौड़ी, वाराणसी, गोरखपुर, नैनीताल और अलीगढ़ में की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि अभिनव बालिका शिक्षा परियोजना के 2 उद्देश्य बताइए। पहला है नामांकन में वृद्धि करना, दूसरा है बालिकाओं को आर्थिक सबलता प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के किन्हीं 2 कार्यों को बताइए। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र SCERT के कार्य, पहला है प्रारंभिक स्तरीय शिक्षा के लिए सेवा पूर्व एवं सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन, दूसरा है कि प्राथमिक और उच्च वर्ग की कक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों, शिक्षक संदर्शिकाओं एवं अन्य उपयोगी साहित्य का विकास, तीसरा होता है शोध सर्वेक्षण एवं नवाचार कार्यक्रम का संचालन।
अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षक से शिक्षा परिषद एनसीटीई की स्थापना कब हुई थी? तो 17 अगस्त 1995 को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा में अपव्यय एवं अवरोधन से आप क्या समझते हैं? तो अपव्यय से तात्पर्य हमारा प्राथमिक शिक्षा पूरी किए बिना ही प्राथमिक शिक्षा के किसी स्तर से विद्यालय छोड़ देना। इस प्रकार अपव्यय उम्र, श्रम, शक्ति, प्रयास तथा अभिभावकों के धन की क्षति होती है, जो बालक के प्राथमिक शिक्षा के रूप में न करने के कारण होती है। अवरोधन से क्या तात्पर्य होता है कि बच्चों को एक कक्षा से में एक वर्ष से अधिक समय के लिए रुकना। भारत में एक बड़ी मात्रा में छोटे-छोटे अबोध बालक एक ही कक्षा में एक से अधिक वर्ष के लिए रुक जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि हंसा मेहता समिति 1962 के प्रमुख सुझाव क्या हैं? तो हंसा मेहता समिति 1962 के प्रमुख सुझाव ये थे कि इसका सुझाव था कि लड़के लड़कियों की शिक्षा समान होनी चाहिए, अर्थात लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है जिला प्राथमिक शिक्षा डीपीईपी का 2 कार्य बताइए। पहला है भौतिक एवं अकादमिक क्षेत्रों में क्षमता संवर्धन करना, प्राथमिक शिक्षा का विस्तार करना, विद्यालय में बच्चों के ठहराव बढ़ाने के तथा उनके ह्रास से अवरोध लाना। महिला समाख्या कार्यक्रम क्या है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप महिला समाख्या योजना ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों की महिलाओं के शिक्षा एवं सशक्तिकरण के लिए 1989 से शुरू की गई। महिला समाख्या कार्यक्रम का उद्देश्य समानता हासिल करने के लिए महिलाओं के शिक्षा हेतु एक ऐसे माहौल का सृजन करना जिसमें महिलाएं ज्ञान तथा सूचना प्राप्त कर अपने और अपने समाज के विकास में सकारात्मक भूमिका अदा करने के लिए सशक्त बने। इस कार्यक्रम का 10 राज्यों यानी आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, केरल, गुजरात, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के 126 जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है न्यूनतम अधिगम स्तर से क्या समझते हैं? न्यूनतम अधिगम स्तर 3 शब्दों के योग से बना हुआ है। पहला है न्यूनतम। न्यूनतम शब्द का अभिप्राय कौशलता के उस अंश से है जो किसी निश्चित कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा निश्चित समय में अर्जित किया जाता है। अधिगम अधिगम है अधिगम शब्द का अर्थ है सीखना, अर्थात बालक के व्यवहार से ऐसे परिवर्तन जिससे वह स्वयं को समाज में समायोजित कर सके। तीसरा है स्तर। स्तर शब्द का अभ्यास उस स्थिति से है जिससे निश्चित समय ने उपलब्धि प्राप्त करना है। न्यूनतम अधिगम स्तर परिभाषा है कि न्यूनतम अधिगम स्तर एक ऐसी प्रक्रिया जिसके निर्धारित किया कि बच्चे को अमुक या किसी निश्चित स्तर पर कम से कम कितना सीखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि संपूर्ण साक्षरता अभियान की किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। पहला है कि इस अभियान की सफलता पूर्णतया जनता की अभिप्रेरणा एवं सामुदायिक सहयोग पर आधारित है। दूसरा है साक्षरता संपूर्ण साक्षरता अभियान लक्ष्योन्मुखी है, केवल नामांकन वृद्धि करना इसका उद्देश्य नहीं है। अगला है इस परियोजना विशिष्ट क्षेत्रों में समयबद्ध एवं शैक्षिक संस्थाओं व्यक्तियों के आपसी सहयोग से परिणामोन्मुखी है। अगला चौथा है संपूर्ण साक्षरता अभियान को संचालित करने के लिए जिला स्तर पर पंजीकृत समितियों का अनुमति प्रदान की गई है। अगला है कि भारत में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की उन्नति के मार्ग में मुख्य कठिनाइयाँ क्या हैं? पहला है शासन की कमजोर नीति, राजनीतिक कठिनाइयाँ, प्राइमरी स्कूलों के प्रबंध तंत्र में एक रूपीय नीति का अभाव, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विकास की भिन्नता, शिक्षकों का अभाव, अपव्ययता और अवरोधन, आंकड़ों में भिन्नता, भौगोलिक कठिनाइयाँ, शिक्षा का निम्न स्तर, दोषपूर्ण कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन है कि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की रणनीतियों के विषय में संक्षेप में लिखिए। तो बालिका शिक्षा का विशेष महत्व, दूसरा है विद्यालय की प्राथमिकता बढ़ाने पर बल, तीसरा है वैकल्पिक शिक्षा का सुदृढ़ीकरण, चौथा है सामुदायिक सहयोग और समानता पर बल, पांचवा है अध्यापक दक्षता में वृद्धि। अगला क्वेश्चन है कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत शिशुओं के सर्वांगीण विकास हेतु कौन कौन सी
योजनाएं चलाई जा रही हैं। उत्तर है कि इस स्तर के शिक्षकों को पढ़ना लिखना और गिनती ही केवल न सिखाकर उनके सर्वांगीण विकास हेतु खेल, कहानी, गीत, अन्य रोचक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सर्व शिक्षा अभियान के सफल क्रियान्वयन हेतु सरकार द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं। तो उसमें पहली है 2003 तक प्राथमिक विद्यालयों, शिक्षा गारंटी केंद्रों, वैकल्पिक और शिक्षित विद्यालय शिविरों के सभी बच्चों को प्रवेश कराना। दूसरा है कि 2007 तक सभी बच्चों कक्षा 5 तक की प्राथमिक शिक्षा पूरी कर लें। 2010 तक सभी बच्चों कक्षा 8 तक की शिक्षा पूर्ण कर लें। चौथा है जीवन के लिए शिक्षा पर बल देते हुए संतोषप्रद गुणात्मक प्रारंभिक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना। 2010 तक विद्यालयों में शिक्षार्थियों की सार्वभौमिक नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना। अगला है कि मैकाले की शिक्षा नीति दोषपूर्ण होने के बावजूद इसका तत्कालीन भारतीय शिक्षा प्रणाली पर क्या दूरगामी प्रभाव पड़ा। भारतीय शिक्षा के इतिहास में मैकाले का क्या योगदान रहा, इस विषय में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान मैकाले को भारतीय शिक्षा के इतिहास के मार्ग प्रदर्शक मानकर चलते हैं। पहला कि मैकाले को भारतीय शिक्षा का अग्रदूत माना जा सकता है। वह पहला अंग्रेज विद्वान था जिसके विचारों से प्रभावित होकर एक ऐसी सरकारी नीतियां निर्धारित हुई जिससे प्राच्य पाश्चात्य विवाद समाप्त हो गया और आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ गई। दूसरा था कि मेघालय के विवरण पत्र से भारत के लिए प्राच्य पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का द्वार खुल गया। अगला क्वेश्चन है एनसीईआरटी के मुख्य कार्य बताइए। अनुसंधान एवं नवाचार। दूसरा है आदर्श पाठ्यक्रम। तीसरा है राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान। चौथा अध्यापक शिक्षा, विशेष शिक्षा और सेवा विस्तार। अगला क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। तो ये हुई थी 20 सितंबर सन 1985 में। अगला क्वेश्चन है कलकत्ता मदरसा एवं बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी। तो कलकत्ता मदरसे की स्थापना का मुख्य उद्देश्य इस्लाम धर्म तथा मुस्लिम कानूनों की शिक्षा देकर अंग्रेज न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम सलाहकार तैयार करना था। बनारस संस्कृत विद्यालय की स्थापना का उद्देश्य मनुस्मृति पर आधारित हिंदू कानूनों की शिक्षा देकर अंग्रेज न्यायाधीशों के हिंदू सलाहकार तैयार करना था। अगला क्वेश्चन है कि पी मोस्ट का पूरा नाम अंग्रेजी में लिखिए। तो देखिए प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेड ऑफ स्कूल टीचर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रथम चरण में डीपीईपी देश के किन राज्यों में लागू की गई थी। तो 7 राज्यों के 42 जनपदों के प्रथम चरण चयनित 7 राज्य थे। मध्य प्रदेश, असम, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ड्रॉप आउट के संदर्भ में डीपीईपी का उद्देश्य क्या था। ड्रॉप आउट की दर में 10% कम करना तथा धारण क्षमता को 90% तक बढ़ाना। अगला क्वेश्चन है ईसीसीई द्वारा संक्षेप को अंग्रेजी में लिखिए। तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम चरण में मध्याह्न भोजन योजना प्रदेश के किन जनपदों में कितने विकास खंडों में लागू की गई थी। तो 38 जिलों में 240 विकास खंडों में संचालित की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि मैकाले शिक्षा द्वारा भारत में किस प्रकार का वर्ग तैयार करना चाहता है। मैकाले ने अपने विवरण पत्र में लिखा कि हमें भारत में एक ऐसा वर्ग बनाना चाहिए जो रक्त और वर्ग से भारतीय किंतु रुचियों, नैतिक आदर्शों और बुद्धि में अंग्रेज हो। इस बात का यह स्पष्ट होता है कि मैकाले भारत में एक ऐसा बाबू वर्ग उत्पन्न करना चाहता था जो पाश्चात्य सभ्यता का उपासक और ब्रिटिश शासक का भक्त बनकर अंग्रेजी राज्य की जड़ें मजबूत करने में सरकार की मदद कर सके। अगला क्वेश्चन है वुड के आदर्श पत्र में शिक्षा का माध्यम क्या निर्धारित किया गया। तो अंग्रेजी और भारतीय भाषा। अगला क्वेश्चन है कि वुड के आदेश पत्र में शिक्षा का माध्यम क्या निर्धारित किया गया था। तो अंग्रेजी और भारतीय भाषा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि यशपाल समिति की अध्यक्षता की गठित समिति का उद्देश्य क्या था। अधिगम की गुणवत्ता में सुधार करते हुए सभी स्कूली छात्रों विशेषकर छोटे बच्चों पर पढ़ाई के बोझ को कम करने के उपायों के बारे में सलाह देना इनका काम था।
ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के विद्यालयों की कौन कौन सी सुविधाएं प्रदान की गई? इस योजना के अंतर्गत बहुत सारी सूचनाएं, जैसे शिक्षक उपकरण दिलाना, खेल सामग्री, विज्ञान किट, विद्यालय घंटी, संगीत उपकरण, कक्षा कक्ष, शौचालय, चटाई, कुर्सी शिक्षक के लिए, बहुत सारी वस्तु प्रदान की गई। अगला क्वेश्चन है, कस्तूरबा गांधी विद्यालय का संक्षिप्त भारतीय दीजिए। तो बालिकाओं हेतु कस्तूरबा गांधी आवास बनाना, यानी कि कस्तूरबा गांधी जो बना वो बालिकाओं की देखरेख के लिए ही बना था। डीपीईपी परियोजना के कार्य बताइए। प्राथमिक शिक्षा का विस्तार करना और विद्यालय में बच्चों की ठहराव की व्यवस्था करना, ठहराव के लिए। अगला क्वेश्चन है कि कलकत्ता मदरसा किस सन में खुला था और स्थापना की हुई थी? तो 1781 में प्रथम गवर्नर जनरल वाराणसी द्वारा कलकत्ता मदरसा खोला गया था। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट कर रहा है, इसीलिए ये क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कलकत्ता मदरसा कब खुला था? तो सन 1781 में खुला था और ये वारेन हेस्टिंग द्वारा खोला गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रोफेसर यशपाल समिति किस समस्या के कारण गठित की गई थी? तो यही था कि छात्रों को शैक्षिक बोझ को कम करने, अधिगम का स्तर सुधारने के लिए इस समिति का गठन किया गया था। पी मोस्ट कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो राष्ट्रीय शैक्षिक नीति 1986 की मूल संतुतियों से अवगत कराना था। पी एन पी ई जी ई एल कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो शिक्षा से वंचित बालिकाओं का स्तर सुधारना था। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना कब संचालित हुई? इसका मुख्य लक्ष्य क्या था? तो नवी पंचवर्षीय योजना 1997 से 2000 में लक्ष्य बाल श्रमिकों का पुनर्वास एवं बाल श्रम समस्या को दूर करना। अगला क्वेश्चन है कि हंटर कमीशन द्वारा माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में कौन सी आर्थिक प्रणाली लागू की जो आज भी प्रचलित है? तो अनुदान प्रणाली। अगला है, भारतीय शिक्षा को लॉर्ड कर्जन की किन्हीं दो प्रमुख देनों का उल्लेख बताइए। पहला दिया था केंद्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना उन्होंने कराया था। दूसरा था कि भारतीय विश्वविद्यालय आयोग भी बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, कोठारी आयोग की नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो शिक्षा के राष्ट्रीय स्वरूप में शिक्षा के समस्त स्तरों के संबंध में सिद्धांत व नीतियां बनाना। अगला है कि नई शिक्षा नीति 1986 में किन दो प्रमुख विशेषताओं का वर्णन? पहला, शैक्षिक अवसरों में समानता, केंद्र सरकार की भागीदारी। अगला कि बाल शिक्षा नियम के अंतर्गत क्या निजी ट्यूशन की छूट है? तो नहीं है। मैकाले द्वारा अपने विवरण पत्र में कौन सा ध्येय वाक्य लिखा है? एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी का साहित्य भारत व अरब का संपूर्ण साहित्य के समान है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में छनाई या निस्यंदन सिद्धांत से क्या आशय है? कुछ लोगों को शिक्षा देना ताकि वे अन्य जनसाधारण को शिक्षित कर सके। दोस्तों, यहीं पे आज समाप्त होता है ये भारत प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप लोग को ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे, क्योंकि एक जगह पे सारे चैप्टर को सुपर फास्ट तरीके से रिवीजन हो रहा है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।